गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी की सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जियोग्राफी को शुरू करेंगे, जिसमें हमारी जियोग्राफी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक को कवर करेंगे, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बुक को हम पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जियोग्राफी को हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, एक बेहतर परिवेश के साथ सीखेंगे, जिससे हमको कभी भी जियोग्राफी में कोई दिक्कत ना आए। ठीक, देखो जियोग्राफी सब्जेक्ट ऐसा है कि ये थोड़ा वैज्ञानिक बेस पे है, साइंस बेस पे है। ठीक है, ये आर्ट तो है लेकिन आर्ट से थोड़ा भिन्न साइंस है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आर्ट की तरह रटने से जियोग्राफी नहीं आती है, बल्कि जियोग्राफी एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझने से आती है। ठीक, तो मेरे पढ़ाने का ढंग यही है कि हम लोग एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक, हम लोग एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, जिससे हमारी डिफिनीशन ऑलरेडी क्लियर होती चली जाए। और हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि सारे जो डिफिनीशन है, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको जो है चित्रों की सहायता से, मानचित्र, चित्र, उदाहरण आदि की सहायता से समझने का प्रयास करें, जिससे कि अगर एक बार हम समझ गए अपने टॉपिक को, ठीक है, तो हम अपना डिफिनेशन स्वयं निकाल लें। हमको बुक छूने की जरूरत ना पड़े या बार बार नोट से छूने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे पढ़ेंगे। देखो क्या होता है ना कि आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर की। ठीक है, हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर की आपको वीडियोस मिल जाएगी। उनको भी क्या है भाई, कुछ कोई काम नहीं, अपना पढ़ाने आए, डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड से वहां से कॉपी किए, डिजिटल बोर्ड पे लाए, यहाँ पर पेस्ट किए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको पढ़ के आपको बता दिए। ठीक है, लेकिन जियोग्राफी ऐसी नहीं होती मेरे दोस्त। जियोग्राफी ऐसी होती है, जियोग्राफी के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ठीक है, फील्ड में उतरना पड़ता है, ये साइंस से रिलेट करती है। ठीक, और जब तक आपको साइंटिफिकली नहीं पढ़ाया जाएगा, साइंस से जोड़कर जियोग्राफी को नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जियोग्राफी को साइंस से जोड़कर नहीं पढ़ाया जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे जियोग्राफी। हो सकता है तुरंत आपको तो बहुत अच्छा लगे कि हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, सारी चीजें तुरंत तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप एक दिन में भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसी व्यवस्था आप लोगों के लिए करूंगा कि आप लोग एक बार पढ़ लो, और गारंटी है एक बार केवल आंख खोलकर, कान भी खोलकर स्क्रीन पे देखो आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक, आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग मैक्सिमम चीजें, अगर मैं 100% पढ़ा रहा हूँ तो 100 में से 80 to 90% आपको क्लास में ही वो चीजें रट जाएं, आपको बुक छूने की जरूरत ना पड़े, और जैसे ही आप बुक छूने वो आपकी 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, और वो 100% आपको कभी भूले ना। ठीक, हाँ, तो मेरी कोशिश मैक्सिमम यही रहेगी, और मेरे पढ़ाने का तरीका भी यही रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोग को पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज से हम लोग डेली, देखो किसी दिन गैप नहीं होगा, डेली एक वीडियो शुरू करें, एक वीडियो डालेंगे। 7-8 दिन में हम, एक हफ्ते में मैक्सिमम क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, वही एक हफ्ते क्लास 7 की, मतलब एक महीने के अंदर, 1 से 1.5 से 2 महीने के अंदर, ठीक है, 45 से 60 दिन के अंदर हम लोग अपनी पूरी एनसीईआरटी को खत्म कर देंगे। 45 to 60 डेज के अंदर हम अपनी पूरी एनसीईआरटी को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक की तरफ चलेंगे। ठीक है,
उसके बाद स्टैंडर्ड बुक की तरफ चलेंगे और हम ऐसा पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी तो कवर ही होगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, यूपीएससी तो कवर ही होगी, लेकिन कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो वो भी कवर हो जाए। टीजीटी पीजीटी अगर कोई बंदा लिया है जियोग्राफी से वो भी कवर हो जाए, ठीक है। और एसएससी का कोई बंदा है तो उसको भी बेनिफिट मिले, वो भी एकदम छोटे छोटे टॉपिक को जान जाए, क्योंकि यूपीएससी वाला बंदा भी है, टीजीटी वाला ही बंदा है, पीजीटी वाला ही बंदा है। क्या है कि प्रीलिम्स सबको देना है, ठीक है। प्रीलिम्स में फैक्ट पूछते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, एसएससी में फैक्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट नहीं पूछता। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी थोड़ा लेते चले, जिससे हमको कि आगे चलकर अगर प्रीलिम्स का भी एग्जाम आए, मेंस तो आप लिख ही लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स की भी कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई अलग बुक ना ढूंढनी पड़े, आपको कोई अलग से वो फैक्ट की बुक ना लानी पड़े, इसलिए हम ये दोनों चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज से हम फिर अपनी जर्नी, और आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और हम जिस दिन एनसीईआरटी खत्म करेंगे उस दिन आप लोग ये बोल सकोगे कि हाँ किसी से मैंने पढ़ा है, किसी ने हमको पढ़ाया है, ठीक है। चलो फिर आओ शुरू करते हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी, ठीक है। क्लास 6 लेसन 1। लेसन 1 क्या है हमारा? सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। अर्थ इन सोलर सिस्टम, ठीक है। अर्थ इन सोलर सिस्टम ये हमारा टॉपिक है, ओके। तो हम सबसे पहले देखो, पहला टॉपिक तो अगर एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ो देखोगे तो पहले अमावस्या है, पूर्णिमा है, खगोलीय पिंड है, ठीक है। लेकिन हम कुछ ऐसा शुरू करेंगे कि हम एक बार पूरा ब्रीफ मानचित्र की सहायता से या चित्र की डायग्राम की सहायता से एक बार पूरा ब्रीफ देख ले क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को डिफिनेशन लिखते हुए समझाते हुए चले जाएंगे। एक बार पूरा ब्रीफ में पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर डिफिनेशन लिखते चले जाएंगे और पढ़ाते चले जाएंगे। इससे आपका भी काम आसान हो जाएगा, हमारा भी काम आसान हो जाएगा, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमें भी, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम जानते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में देखो, सौर मंडल क्या है ये सबसे पहले देखते हैं। देखो ये हमारा सूर्य है, ठीक है। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और यह ग्रह है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है। थोड़ा जगह कम है, ठीक। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। अब देखो
सूर्य क्या है हमारा, सूर्य इन सभी के केंद्र में स्थित है, ठीक है। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक। और ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी लगा है, ओके। इसी पैटर्न में सारे चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो अब क्या है, ये बुध जो है, तो सौरमंडल क्या है, सौरमंडल सुनो क्या है। सौरमंडल सूर्य, सूर्य इसके 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह, ठीक है, इन ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड, उल्कापिंड ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल क्या है, देखो सूर्य इसके 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह वो होते हैं, चलो आगे बता देंगे। सूर्य इसके 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड ये सब मिला करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखो सौरमंडल का निर्माण करते हैं, सौरमंडल समझ में आ गया। सौरमंडल क्या है, सूर्य इसके 8 ग्रह, इनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिला करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं, पूरा साइकिल, ठीक है। अब देखो सूर्य क्या है, अब सूर्य देखो, सूर्य आकार में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब एक एक चीज समझ लो, सूर्य आकाश में बहुत बड़ा होता है और इसका अपना स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश होता है, ठीक है। सूर्य आकार में बहुत बड़ा होता है, यह गैसों का बना है, इसके पास अपना स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश होता है। जबकि ग्रह क्या है, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। देखो वृत्त तो ये होता है, ये वृत्त है गोला एकदम, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है, अंडाकार होता है, गोला नहीं होता, ठीक है। तो ग्रह जो होते हैं, सारे ग्रह, ये सारे ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 8 ग्रह हैं अपने सौरमंडल में, ठीक है। पहले प्लूटो भी था, लेकिन 2006 में, अगस्त 2006 में खगोलीय वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्लूटो को बौना ग्रह माना गया था, प्लूटो को उसमें से निकाल दिया गया था, ठीक। तो बुध शुक्र पृथ्वी ये सब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये जो कक्षा इनकी होती है ना, ये एक निश्चित पथ पे होती है, इनका एक निश्चित मार्ग होता है, ये अपने मार्ग से कभी भटकते नहीं है कि आज इधर से गए कल इधर से आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये एक निश्चित पथ पे होती है, ठीक है। तो और इसको, ये जिस पथ पे घूमते हैं इसको कक्षा कहा जाता है, ठीक है, कक्षा कहा जाता है, इसको भी कक्षा कहा जाता है, ठीक। कक्षा समझ में आ गया। ग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये आभासी होती है, जहां से घूमते हैं इसको कक्षा बोलते हैं, और उस गोले को दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं, ठीक है। तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और इनके पास अपना स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। सूर्य के पास स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश है, लेकिन ग्रहों के पास अपना स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं तथा उष्मा प्राप्त करती हैं, ठीक। और सौरमंडल में उष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है, ठीक। तो हम सूर्य के बारे में जाने, सूर्य के पास, सूर्य गैस का बना हुआ है, आकार में बहुत बड़ा होता है, और इसके पास स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश होता है, ठीक है। और यह ग्रहों को अपना उष्मा तथा प्रकाश प्रोवाइड करता है, देता है। और ग्रह क्या है, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और इनके पास अपना स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ठीक।
अब उपग्रह के बारे में आओ जानते हैं। उपग्रह क्या है? उपग्रह क्या है? जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार उपग्रह क्या होते हैं? अपने ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सभी ग्रह के अपने अपने उपग्रह होते हैं, कुछ ग्रह के नहीं भी उपग्रह होते हैं, जैसे बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डोमोस वो आगे हम पढ़ेंगे, बृहस्पति का कई सारे हैं, 79-80 है, शनि का 61-62 है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ग्रहों के तो बहुत सारे उपग्रह होते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों के एक उपग्रह होते हैं, कुछ के 2 होते हैं, कुछ के एक भी नहीं होते, जैसे बुध और शुक्र के, ठीक है। तो ग्रह जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, उसी प्रकार उपग्रह जो है वह अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ में आ गया? सूर्य के बारे में समझ में आया, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में। अब क्षुद्र ग्रह, देखो क्षुद्र ग्रह हम लोग समझ नहीं पाते, ग्रह और क्षुद्र ग्रह में अंतर नहीं समझ पाते। ग्रह और उपग्रह में तो अंतर हम लोग समझ गए, अब ग्रह और क्षुद्र ग्रह में अंतर समझ लो, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह क्या है कि यह जो है बृहस्पति और मंगल की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। बृहस्पति व मंगल की कक्षा में बीच में पाए जाते हैं और यह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? यह जो है अनियमित पथ में ऐसे बिखरे हुए हैं पत्थरों की भांति, ठीक है। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। बृहस्पति का तो निश्चित स्थान है, मंगल का निश्चित स्थान है, पृथ्वी का निश्चित, ये सब एक निश्चित स्थान पर है, लेकिन इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, ये ऐसे बिखरे हुए हैं और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं अपने ग्रहों के साथ, ठीक है। अब उल्का पिंड आ जाओ। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड भी एक तरह से क्षुद्र ग्रह की ही तरह होता है, लेकिन यह क्या है, क्षुद्र ग्रह से थोड़ा भिन्न होता है। यह क्या होता है, जैसे अपने ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह एक समय पे टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है। तो जब ग्रह टूटते हैं, एक मान लीजिए कोई ग्रह है और ये टूट के कई भागों में बिखर गया, ठीक है, यह कई भागों में बिखर गया, इसके कई भागों में बिखरने की वजह से ये ऐसे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और अनियमित कक्षा में से चक्कर लगाते रहते हैं। इनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, विचरण करते, इलेक्ट्रॉन की तरह। हम लोग पढ़े हैं ना कक्षा 10 में केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन का कोई अपना एक निश्चित स्थान नहीं होता, वो घूमता रहता है। इसी तरह से उनका पिंड भी घूमते रहते हैं। तो घूमते घूमते जब ये पृथ्वी के पास आ जाते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी के पास आ जाते हैं, जब तक तो दूर रहते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उतना आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण वो होता है जो अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित करता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वो होता है जो अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित करता है, ठीक है। तो जब तक ये तो दूर रहते हैं उल्कापिंड, तब तक तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इनको आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही ये उल्कापिंड पृथ्वी के पास आ जाते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। वायुमंडल ऊपर की तरफ होता है, हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो आगे जान जाएंगे। तो ये पृथ्वी के जैसे ही वायुमंडल में पहुंचता है तो पृथ्वी में वायु पाई जाती है, वायु में कई सारे घटक होते हैं। तो ये बेसिकली पत्थर होता है, रॉक होता है, ठीक है, ठोस होता है। तो जैसे ही वायुमंडल में पहुंचता है, यह वायुमंडल से घर्षण करने लगता है। घर्षण मतलब चिपक जाता है, एकदम चिपक के आता है, एकदम दोनों में घर्षण होने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, ये जलने लगता है, चिंगारी इसमें से निकलने लगती है और हमको चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और यह पृथ्वी पे गिरते गिरते कभी कभी तो पूरा जल जाता है, कभी कभी कुछ इसका बहुत बड़ा पार्ट बच जाता है और आकर पृथ्वी पे गड्ढा बनाता है। जैसे ऊपर से कोई चीज नीचे ध्यान से गिरी तो गड्ढा बनता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। तो समझ में आया? तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल अगर मैं अब आपसे पूछूं क्या है, तो आप क्या बताओगे? सूर्य, इसके ग्रह 8 ग्रह हैं, इन ग्रहों के उपग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आया ना? आसान है ना? बहुत ज्यादा डिफिनेशन हमको बता दिया जाता है कि क्या नाम, सूर्य, इसके सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह
मिलाकर उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल बनता है। अब हमको पता ही नहीं है कि उल्का पिंड किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब तो पता है। तो सौरमंडल क्या है, सूर्य, इसके 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलाकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलो सौरमंडल समझ लिए। अब हम इसमें एक एक करके सूर्य के बारे में समझ लिए कि सूर्य क्या है। अब इसका जैसे सूर्य ये सब मिलाकर अब सूर्य के बारे में हम पढ़ लिए। सूर्य के पास अपना स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश होता है। देखो हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, इसलिए हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी में जाएंगे, क्लास 8 की, क्लास 9 की, 10 की, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी पूरी कंप्लीट होगी, वैसे वैसे हम और ब्रॉड में पढ़ाएंगे, इसको और भी इलोबरेट करेंगे। अभी क्या है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ को आता हो, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी बंदे बैठे होंगे जो जियोग्राफी के बारे में कभी सुने ही ना हो, जिनका बैकग्राउंड साइंस है, वो जियोग्राफी के बारे में जानते ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है, एकदम बेसिक से पढ़ें, बेसिक से पढ़कर एकदम देखो शून्य से शिखर तक, ठीक। आप शून्य से शुरू करोगे तभी शिखर पे जाओगे। सीधे अगर बीच बीच में क्रॉस करने लगोगे ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको उस वक्त लगेगा कि हमको आ गया, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे आप कहोगे यार अब समझ नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसी कारण से, ठीक है। हाँ, तो सूर्य के बारे में पढ़े। सूर्य के पास अपने स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश होता है, ठीक है। ये गैसों के बने होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। बुध, शुक्र, इन सबके पास अपने स्वयं का उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। चलो अब देखो कक्षा किसे कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़ लिए कि जिस पथ पे ये लोग घूमते हैं, एक आभासी काल्पनिक रेखा होती है, उसको कक्षा बोलते हैं, और जो पथ होता है उसको दीर्घवृत्त पथ कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। अब एक चक्कर कितने दिन लगाता है, कितना घूर्णन करता है, वो बुक में फैक्ट है, देख लो आप, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते जा रहा हूँ, फैक्ट भी कहोगे तो लिख दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कमेंट में बता देना अगर फैक्ट लिखना हो तो। मतलब बुध कितने दिन में कक्षा एक परिक्रमा करता है, एक घूर्णन करता है, तो लिख देंगे, ठीक है। देखो इसमें चीजें क्या है कि ये ना दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरे स्थान पे आती है। सूर्य से अगर पूछा जाए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी ग्रहों में कौन सी है, तीसरे पे है। और अगर आकार के दृष्टि से बात की जाए तो आकार में 5वां है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, शनि है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर पृथ्वी है, ठीक है। आकार में 5वां, बोलते नहीं ज्यादा 3-5 मत करो, तो मतलब दूरी में 3, आकार में 5, ज्यादा 3-5 मत करो, दूरी में 3, आकार में 5, ठीक है, पृथ्वी है, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम ठीक है, और देखते देखते आप लोग लाइक भी करते जाइएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, जिससे हमको भी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब आओ हम एक एक चीज को समझते हैं। सूर्य, सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य, सूर्य क्या है, अभी हम देखें सूर्य क्या है, बताओ आप लोग। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है।
सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक, और इसका स्वयं का ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। प्रकाश होता है और यह अपने खिंचाव बल द्वारा सभी पिंडों को जोड़े रहता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट अभी के लिए आप लोग याद कर लो या लिख लो, काफी है, ठीक है। सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, इसका स्वयं का ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और यह अपने खिंचाव बल द्वारा सभी पिंडों को जोड़े रहता है, ठीक। अब जैसे मान लो ये सूर्य है, ये बुध, ये सब ग्रह है, ठीक है। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ठीक है, इन सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इनका भी कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये भी अपनी जगह यहीं पर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो खिंचाव इस पे लगता है, इसलिए ये सूर्य के ही चारों ओर रहते हैं और जैसे जैसे हम सूर्य से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे जो है ये खिंचाव बल कम होता चला जाता है, ठीक। चलो हम सूर्य के बारे में जाने, अब आओ इसके 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं। अब ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह क्या है, जो सूर्य के चारों ओर ठीक है। देखो ग्रह क्या है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। बताया था ना मैं कि वृत्ताकार ये होता है मतलब गोला और दीर्घ वृत्ताकार थोड़ा अंडे टाइप का होता है, ठीक है। तो ये गोला नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इनका स्वयं का ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। ये ग्रह होते हैं। अब हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक। 8 ग्रहों में कौन कौन से, ये मान लो हमारी सूर्य हो गई, ठीक, ये मान लो सूर्य हो गया, उसके बाद ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये यूरेनस, ये नेपच्यून, ठीक, ये नेपच्यून, ठीक। ये जो है दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो 8 ग्रह। अब देखो बुध क्या है, बुध, अब देखो ये सब आओ सबसे पहले हम बुध के बारे में जानते हैं। बुध, अच्छा इसको मिटाते आगे हम लोग
आप लोग सूर्य के बारे में देखिए, ग्रह के बारे में देखिए, और मिटाकर हम लोग आगे देखते हैं। देखो बुध, ये मान लो बुध है, और ये मान लो सन है, सूर्य है, ठीक। ये सूर्य है। तो देखो बुध को जो है अपना एक परिक्रमण काल करने में, मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, ठीक। ठीक, बुध को अपना एक परिक्रमण काल करने में 28 दिन का समय लगता है। और 59 दिन में वह घूर्णन करता है। चलो देखो परिक्रमण और घूर्णन ये ना अगले चैप्टर का पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 में है, लेकिन अभी मैं आप लोग को थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ परिक्रमण किसे कहते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो उसको एक चक्कर लगाने में जितना दिन लगता है उसी को हम परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक। तो बुध को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है, ठीक। और घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन उसे कहते हैं, पृथ्वी देखो सभी ग्रह एक तो अपने सूर्य का चक्कर लगा रही हैं और एक ये स्वयं भी घूम रही हैं, ये स्वयं भी ऐसे लट्टू की तरह घूमती रहती है, ठीक। इसी कारण से दिन और रातें होती हैं, ठीक। तो अपने अक्ष पर घूम, देखो ये ना जैसे मान लो ये कोई लड्डू है, ये कोई लट्टू है, ये ना ऐसे इस पे कोई पेंसिल ले लो, उस पे बॉल अगर फंसा लो तो ऐसे नचा दो, ठीक। तो इसी तरह से ये अपने पे खुद स्वयं भी घूम रही है, ठीक। तो इसके अपने अक्ष पर घूमने के एक दिन को 59 दिन लगता है एक दिन में, ठीक। आओ शुक्र के बारे में जान लेते हैं। देखो हम लोग अभी जो ना ग्रहों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वो भी चैप्टर 1, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ता जाएगा ऐसे ये चीजें हमारी और ब्रॉड होती चली जाएंगी। तो अभी आप लोग मतलब एकदम बेसिक से समझो, अगर आप बेसिक समझ गए तो आगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये रहा शुक्र, ठीक है। अब अपना सन हो गया, चलो ये मान लो सन हो गया, और ये बुध हो गया, और ये हो गया शुक्र, ठीक। देखो शुक्र की क्या खासियत है, शुक्र को जो है एक परिक्रमण काल करने में, ठीक, शुक्र को एक परिक्रमण काल करने में जो है 255 दिन का समय लगता है, ठीक। 255 दिन का समय लगता है एक परिक्रमण काल करने में, ठीक। मतलब अगर शुक्र जो है ये पूरा एक साल तक घूमेगा, एक साल में 255 दिन में पूरा ये घूमेगा, ठीक। और इसको घूर्णन करने में जो है 243 दिन लगता है, 243 डेज,
इसका घूर्णन होता है, मतलब अपने अक्ष पे घूमना। जैसे ये बुध घूम रहा था अपने भी अक्ष पर सूर्य के भी चारों ओर, वैसे ये भी अपने भी अक्ष पे घूम रहा है और सूर्य के भी चारों ओर। ठीक है, ठीक। और इसको जो है, शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि यह आकार के दृष्टि से पृथ्वी के ही समान नजर आती है। ठीक है, अब आ जाओ हमारी प्यारी पृथ्वी पे। ठीक, अब हमारी प्यारी पृथ्वी पे आ जाओ। पृथ्वी क्या है? भू आभास है। भू आभास का मतलब ये दोनों गोलार्धों पे चपटी हुई है। ठीक है, चपटी है दोनों गोलार्धों पे, नॉर्थ साउथ, ये दोनों गोलार्धों पे चपटी है। ठीक, इस चपटी होने का कारण क्या है? हाँ, पृथ्वी जो है, सॉरी थोड़ा पानी पी लूं। लाइट कट गई यार, फैन नहीं चल रहा है। चलो कोई ना। पृथ्वी जो है दोनों गोलार्धों पे चपटी हुई है। ठीक है, और ये एक सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लेती है। मतलब इसका परिक्रमण काल कितना है? 365 डेज। और ये एक दिन में ये भी अपने अक्ष पे घूम रही है। ठीक है, और एक दिन में ये 24 आवर्स में ये एक परिक्रमण करती है, मतलब घूर्णन करती है। ठीक है, और देखो यार, हमारी पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, वायुमंडल पाई जाती है, तो अद्भुत ग्रह है हमारा। ठीक है, और बाकी और किसी भी ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है ना? हाँ, तो यही चीज याद रखना। अब इसके बाद क्या है? मंगल ग्रह है। ठीक, इसके बाद मंगल ग्रह है। इसको भी एक परिक्रमण काल करने में कितना दिन लगता है और घूर्णन करने में कितना दिन लगता है? इसको एक परिक्रमण काल करने में 687 डे लगता है और एक दिन लगता है घूर्णन काल करने में। देखो, इसका 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 घूर्णन काल, पृथ्वी का घूर्णन काल और मंगल का घूर्णन काल लगभग सेम है। देख रहे हो, एक दिन इसका भी लगता है, 24 घंटे इसमें भी लगते हैं, एक दिन। ठीक है, तो इसलिए वैज्ञानिक इतना आशा व्यक्त करते हैं कि मंगल ग्रह पे जीवन हो सकता है, क्योंकि इसकी जो सिमिलरिटी है वो पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, ये भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बृहस्पति,
अब बृहस्पति को एक परिक्रमण काल, घूर्णन काल। देखो बृहस्पति का एक परिक्रमण काल होता है 11 साल 11 महीने, ठीक है, 11 साल 11 महीने 9 h 45 इसका घूर्णन काल, घूर्णन का समय है, ठीक। शनि का परिक्रमण, घूर्णन, ठीक है। शनि का जो है 29 साल है और इसका घूर्णन है शायद 11 साल के, 10 h 40 ये 55 है, 55 मिनट, ठीक है। यूरेनस का परिक्रमण और घूर्णन 84 ईयर 17 वर्ष, ठीक। नेपच्यून का परिक्रमण और घूर्णन कितना है? 164 ईयर 16 वर्ष, ठीक। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, मेरे ये तो आपको बुक में मिल जाएगा और फैक्ट है, फैक्ट तो आपको बुक में ही मिल जाएगा, लेकिन मेरे कहने का समझाने का मेन तात्पर्य ये है, तो ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है। तो देखो बुध जो है ना, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, इसी कारण सूर्य का जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है बुध पर सबसे ज्यादा लगता है, ठीक। और इसका जो है कक्ष भी नजदीक है, सबसे नजदीक है, तो ये अपना जो है परिक्रमण काल बहुत कम समय में पूरा कर लेता है, इसीलिए इसको 88 दिन ही लगते हैं, ठीक है। इसके बाद मंगल है, तो इसका जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा थोड़ा इससे बड़ा है, इसलिए इसको काफी और दिन लगते हैं, इसका और बड़ा है इसलिए और दिन लगते हैं, इसका और बड़ा है इसलिए और दिन लगते हैं, ऐसे ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाता है ड्यूरेशन, ठीक है। देखो अपना इनका कक्षा बड़ा होता जा रहा है ना धीरे धीरे। देखो अब ये सबसे दूर है तो इसको सबसे ज्यादा समय लग रहा है, ठीक। तो इसको इसलिए 84 साल लग रहा है अपना एक चक्कर पूरा करने में, ठीक। एक चक्कर पूरा करने में 84 दिन लग रहा है। आई बात समझ में? चलो हम क्या क्या पढ़ चुके? सूर्य, ग्रह, उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आओ उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। ग्रह के बारे में देख लीजिए। सूर्य क्या है? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ठीक है, जिसके पास अपना स्वयं का उष्मत्था प्रकाश होता है। और ग्रह क्या है? ग्रह जो है इनके पास अपना स्वयं का उष्मत्था प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब आओ उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। उपग्रह जो है ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अपनी पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक ही केवल उपग्रह है, चंद्रमा, ठीक। बुध और शुक्र का कोई एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। ये भी जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पृथ्वी का भी चक्कर लगाती है और इसके साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाती है, दोनों साथ में ही, ठीक।
ठीक है। तो उपग्रह क्या हुआ, उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब उपग्रह हम देख लिए। और क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति, ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, इनके कक्षाओं में छोटे छोटे जो पिंड पाए जाते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी जो चक्कर सूर्य के ही लगाते हैं, लेकिन इनका कोई निश्चित पथ नहीं होता। जैसे ग्रह एक निश्चित पथ में जाते हैं, ठीक है, अपने पथ से कभी भटकते नहीं है, लेकिन ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इनका कोई निश्चित पथ नहीं होता, ये ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरह ये स्वतंत्र होते हैं, ये घूमते रहते हैं। ठीक, इनका कोई निश्चित पथ नहीं होता। अब उल्का पिंड क्या है, उल्का पिंड, और उल्का पिंड के बारे में जान लेते हैं। देखो हमारे सौर मंडल में, ये मान लो सूर्य है, ये सब है चीजें, सौर मंडल में उल्का पिंड भी एक तरह से पिंड ही है। ठीक है, और इसका भी कोई नियमित चक्कर गति नहीं होता है, ये भी अनियमित कक्षा में ऐसे टहलते रहते हैं, जहां मन किया वहां टहलते रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, जब ग्रहों वगैरह में विस्फोट होता है, जब मान लो कोई ग्रह है, इसमें विस्फोट हो गया तो ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, विभाजित होकर ये अंतरिक्ष में ऐसे घूमने लगते हैं, अंतरिक्ष में घूमने लगते हैं, और घूमते 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 क्या होते हैं, ये सौरमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। सौरमंडल में जब प्रवेश किए तो यहाँ पर भी ऐसे धीरे 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 घूमते 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 पृथ्वी के या अन्य ग्रहों के नजदीक आते हैं। तो अगर जब ये पृथ्वी के नजदीक आते हैं, मान लो ये पृथ्वी है, ये उल्का पिंड है, ऐसे घूमते घूमते जब ये पृथ्वी के नजदीक आते हैं, तो जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं, उल्का पिंड जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं, ये जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर गिरने लगते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसके कारण क्या होता है कि ऊपर तो वायुमंडल भी है, ठीक है, तो वायुमंडल और उल्का पिंड दोनों में घर्षण शुरू हो जाता है। दो चीजों को जैसे रगड़ो, आज से कोई चीज ऊपर से बहुत तेजी से गिर रही है, ठीक है, जैसे मान लो ये है